प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जेमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। हम लोग अपने विज्ञान की पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके थे रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में। और अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। आइए देखते हैं कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तथा किस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं, उनका क्या गुण है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी लोग जुड़ जाइए जेमिनी क्लासेस के साथ। चलिए देखते हैं। तो इस क्लास में बच्चों हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहली जो हमारी अभिक्रिया होती है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी हम लोग उसे कहते हैं, या संकलन अभिक्रिया कह देते हैं। संकलन अभिक्रिया, ये तीन नामों से हम लोग पहले अभिक्रिया को अपने जानते हैं। दूसरी अभिक्रिया हमारे पास आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। बच्चों हमारी जो तीसरी अभिक्रिया है उसे हम प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। चौथी अभिक्रिया हमारी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया हमारी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों आज हम लोग इस क्लास में इन्हीं चार अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये रासायनिक अभिक्रियाएं किन किन प्रकारों की हैं या इनके अंतर्गत कितने प्रकार हैं, इसका भी हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं और पढ़ते हैं अपने सबसे पहली अभिक्रिया के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं। बच्चों हमारी जो सबसे पहली अभिक्रिया है यह है हमारी संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। अंग्रेजी में हम लोग इसे एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए जानते हैं इसमें क्या होता है। तो बच्चों जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद देते हैं। एकल उत्पाद देते हैं। उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों कैसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं?
तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल एक उत्पाद देते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी हमारे पास अभिकारक दो होंगे लेकिन हमको जो प्रोडक्ट या उत्पाद मिलेगा वो हमको सिर्फ एक मिलेगा। सपोज दैट जैसे हम लोग कहें कि हमारे पास एक अभिकारक ए है तथा दूसरा अभिकारक बी है और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके हमको क्या देते हैं, प्रोडक्ट सी देते हैं। यानी हमारे जो अभिकारक हैं, अभिकारक आपस में क्रिया करें तो हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बने। दो रिएक्टेंट आपस में अभिक्रिया करके सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे बच्चों? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। अगर हम लोग इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो आइए इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं H2 प्लस O2, कितना H2? तो 2H2 और एरो 2H2O। ये क्या हो जाती है? हमारी योगात्मक अभिक्रिया है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन के अणु हैं और एक ऑक्सीजन का अणु है। दोनों अभिकारक एक साथ क्रिया करके सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसे हम लोग जल कहते हैं। इस कारण से हम लोग इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम दूसरा उदाहरण देखना चाहें तो हम कहेंगे सल्फर प्लस ऑक्सीजन के मध्य होने वाली क्रिया जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, यह अभिक्रिया भी एक प्रकार से संयोजन अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया इसलिए है बच्चों क्योंकि यहाँ पर सल्फर का एक अणु ऑक्सीजन के दो अणु से यानी ऑक्सीजन के अणु से क्रिया करके SO2 बनाता है। यहाँ पे दो अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं और सिर्फ एक प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, एक ही उत्पाद प्राप्त हो रहा है। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और सिर्फ एक प्रोडक्ट बने, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं आप योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया को समझ पाए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए इस अभिक्रिया के अंतर्गत ही हमारी दो प्रकार की अभिक्रियाएं और आ जाती हैं, हम लोग उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारी जो बच्चों पहली अभिक्रिया आती है हम लोग उसे कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके अंतर्गत हमारी जो पहली अभिक्रिया आती है उसे हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बच्चों? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उष्माक्षेपी के बारे में बच्चों जानते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, उष्मा प्लस क्षेपी यानी जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो। ऐसी अभिक्रियाएं या यूं कहें कि ऐसी योगात्मक अभिक्रियाएं जब वो संपन्न हो तो उष्मा का उत्सर्जन करें, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग उष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया कहेंगे या उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है, जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है उन्हें उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब बच्चों ऐसी अभिक्रियाएं जिस अभिक्रिया को कराने पर आपको उष्मा मिले, ऐसी अभिक्रिया को आप क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। आइए देखते हैं। तो अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं, क्या करें? कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा दें या कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो हमारे पास बच्चों एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे क्या है, दो अभिकारक हैं, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है और दोनों मिलकर के एक अणु बना रहे हैं जिसका नाम है CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कारण से यह कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन या योगात्मक क्रिया है। लेकिन कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर या अभिक्रिया कराने पर हम लोग ही जानते हैं कि हमको क्या मिलती है? उष्मा मिलती है। जब कोई चीज जलती है तो हमको उष्मा मिलती है, यानी यहाँ पे प्लस ऊर्जा भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ऊर्जा। और ऐसी अभिक्रिया जिसको कराने पर ऊर्जा भी प्राप्त हो उत्पाद के साथ, वह अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है।
आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। आइए इसकी दूसरे टाइप की अभिक्रिया पर चलते हैं। अगर यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो आपको यह भी लग रहा होगा कि कुछ ऐसी क्रियाएं भी होंगी जिनको संपन्न कराने के लिए हमको अपनी तरफ से ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी जिनको संपन्न कराने के लिए हमको अपने तरफ से ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमको किसी से काम करवाना है, आदमी बहुत आलसी है, वो करना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में जब तक आप उसके साथ सख्ती से नहीं पेश आएंगे वो काम नहीं करेगा। दूसरे तौर पर यदि आप किसी सरकारी ऑफिस में चले जाएं तो सरकारी ऑफिस में बाबू को या किसी भी अधिकारी को जब तक आप ऊर्जा के रूप में दक्षिणा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, तब तक बाबू कोई काम करेगा नहीं, यानी जब तक उष्मा नहीं मिलेगी उसको वो काम नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जिनको संपन्न होने के लिए हमको उष्मा देनी पड़ती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे उन्हें बच्चों? हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो देखते हैं इसके अंतर्गत उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया अंग्रेजी में बच्चों इसे हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप उष्मा अवशोषित होती है, जिनके फलस्वरूप उष्मा अवशोषित होती है उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप उष्मा अवशोषित होती हो, यानी जिनको संपन्न होने के लिए उष्मा लेनी पड़ रही है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया जब हम लोग करवाते हैं तो इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमको उष्मा देनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं 2NO बनता है, तब जाकर के कहीं पर हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसका नाम है बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड या 2NO हम लोग वैसे कह देते हैं, और वैसे इसका वास्तविक नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। जब हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने के लिए उष्मा देते हैं तो हमको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है, और यह अभिक्रिया एक प्रकार की उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो पहचानने के लिए बच्चों, अगर एरो के बाईं तरफ उष्मा लिखा हो या ऊर्जा लिखा हो तो अभिक्रिया उष्मा शोषी होती है। यदि एरो के दाईं तरफ आपको उष्मा या ऊर्जा लिखा मिल जाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं आप उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी तथा संयोजन व योगात्मक अभिक्रियाओं को आप समझ पाए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों से भी चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करवाएं, और तथा चैनल को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी करवाएं। और इस प्रकार से आप जेमिनी क्लासेस का सपोर्ट कर सकते हैं, और आपके सपोर्ट से ही हम लोगों का मनोबल बना रहेगा तथा हम लोग आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक से एक जबरदस्त इसी तरीके की क्लासें लेके आते रहेंगे आपके बीच में। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ाते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं अगली अभिक्रिया के तरफ। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ी संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। अब इसके ठीक विपरीत या उल्टी अभिक्रिया पढ़ेंगे हम लोग, जिसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, जिसका नाम है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है बच्चों? तो इसमें यह होता है
कि अब की बार अभिकारक केवल एक रहेगा और उत्पाद आपको एक या एक से अधिक मिलेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, अवयवी तत्वों में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, या अपघटन अभिक्रिया ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, यानी एक या एक से अधिक उत्पाद देता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने माना कि आपके पास अभिकारक ए था, ये टूट करके दो उत्पाद बनाता है, एक वी और एक सी। ऐसी अभिक्रिया को आप लोग कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। आशा करते हैं आप इसे समझ पाए होंगे। आइए इसका हम लोग एक उदाहरण भी ले लेते हैं। चलिए देखते हैं। CaCO3, और जब हम लोग इसको गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। यहाँ पे अभिकारक कितना है बच्चों, अभिकारक एक है, लेकिन ये टूट करके दो उत्पाद बनाता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हम लोग इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी कहेंगे। आशा करते हैं आप इसे समझ पाए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और वियोजन अभिक्रिया में हम लोग देखते हैं कि वियोजन कितने प्रकार से हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास आता है ताप अपघटन। क्या आता है, ताप अपघटन। अपघटन की ऐसी अभिक्रिया जिसको होने के लिए ताप की आवश्यकता हो, ऐसी अभिक्रिया को आप ताप अपघटन या तापीय अपघटन या उष्मीय वियोजन कहेंगे। क्या कहेंगे, ताप अपघटन, तापीय वियोजन या उष्मीय वियोजन कहेंगे। इसमें यह वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो ताप देने के कारण होती है, यानी अभिकारक को गर्म करने पर अभिकारक अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, और इस अभिक्रिया को आप क्या कहेंगे, तापीय वियोजन या तापीय अपघटन या उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जो अभी हमने लिखा था कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और यह अभिक्रिया हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, तापीय अपघटन कहलाती है। दूसरी अभिक्रिया बच्चों हमारे पास आ जाती है विद्युत अपघटन। क्या आ जाती है, विद्युत अपघटन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसको होने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, या यूं कहें कि ऐसा अभिकारक जिसके गलित या विलयन अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन कहेंगे। उस प्रकार के अपघटन को वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो जिसमें हमारा अभिकारक, वैसी अभिक्रिया जिसमें हमारा अभिकारक अपनी गलित अवस्था में या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। यह अपघटन उष्मा के कारण हो रहा है, और यहाँ पे दूसरा अपघटन जो विद्युत अपघटन है वो किसके कारण होगा, विद्युत धारा के। तो बच्चों जैसे हमारे पास होता है H2O, जब H2O ये कैसा विलयन है, जलीय विलयन है, इसमें जैसे ही हम लोग जो है विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये 2H2 प्लस O2 में टूट जाएगा, और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया।
और जहां पर ताप के कारण जो है टूट जाए, गर्म करने के कारण, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग तापीय अपघटन या उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। आशा करते हैं आप ये समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरी अभिक्रिया बच्चों हमारे पास आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, अंग्रेजी में इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया है बच्चों हमारे पास? विस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है, विस्थापित कर देना, हटा देना, भगा देना। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया में बच्चों जब किसी अभिकारक का कोई एक तत्व किसी अन्य अभिकारक से प्रतिस्थापित हो जाए या विस्थापित हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अगर इसकी हम लोग परिभाषा लिखे बच्चों तो परिभाषा में हम लोग लिखेंगे कि जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कम अभिक्रियाशील को अधिक अभिक्रियाशील क्या करता है? मार करके उसके घर से ही भगा देता है। यानी अगर हम कमजोर हों और हमारा पड़ोसी जो है वो ताकतवर है तो वो हमको रहने नहीं देगा, यानी हमारे घर से ही भगा देगा। और ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कैसी अभिक्रिया कहेंगे बच्चों? ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हम लोग ये ले सकते हैं C+C एरो AC प्लस B। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? ये C जो है B से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए B को प्रतिस्थापित कर देता है और ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो अपने आप में ज्यादा अभिक्रियाशील हैं। तो सबसे पहले बच्चों आ जाता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर फेरस है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर अर्जेंटम है, फिर आरम है। ये इसका नाम है सोना, इसे हम लोग आरम कहते हैं। इसका नाम है चांदी। इसका नाम क्या है? चांदी, जिसे हम लोग सिल्वर या अर्जेंटम कहते हैं। ये कॉपर है, ये हाइड्रोजन है, ये फेरस है, जिंक है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम है। तो बच्चों सोडियम को उसके जलीय विलयन से पोटेशियम विस्थापित कर देगा, मैग्नीशियम को उसके जलीय विलयन से सोडियम विस्थापित कर देगा। यानी इस तरफ जो भी है दाईं तरफ, वो अपने से बाएं वाले यौगिक को उसके जलीय विलयन से विस्थापित करने का गुण रखते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों हम लोग देख लेते हैं Zn प्लस FeSO4। अब इसमें क्या है बच्चों? इसमें फेरस से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? जिंक है, क्योंकि इस सारणी में फेरस से पहले कौन आ रहा है? जिंक आ रहा है। अब जिंक यहां पर पहुंचेगा और फेरस को मार पीट करके किनारे कर देगा
और खुद बनाएगा ZnSO4 प्लस ये बेचारा खाली बैठा रह जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं। इस प्रकार से हमारा यह उदाहरण भी समाप्त होता है और हम लोग अब बढ़ेंगे आगे वाले प्रकार पर, जिसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। बच्चों हमारे पास आती है अगली अभिक्रिया हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसका नाम क्या है, द्विविस्थापन। विस्थापन में हमने देखा था कि सिर्फ एक ही अणु का विस्थापन हो रहा था, इसमें लेकिन दोनों लोग पलटी मार लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें इसकी परिभाषा क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्व विस्थापित हो जाते हैं, दो तत्व विस्थापित होते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्या कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास AB है और हम लोग CD के साथ क्रिया कराएं तो उत्पाद के रूप में हमको मिले AC प्लस BD। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं C इधर चला आया, B इधर चला गया और दोनों ने अपने स्थानों का परिवर्तन कर लिया है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों हम लोग ले सकते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करा दें, किसके साथ, तो NaCl के साथ, और जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास बनेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। इसमें क्या हुआ कि NO3 Na के साथ चला गया और Cl किसके साथ आ गया, Ag के साथ, और यह अभिक्रिया हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाई, द्विविस्थापन। क्योंकि यहां से Cl विस्थापित होकर Ag के साथ जुड़ रहा है, यहां से NO3 विस्थापित होकर के Na के साथ जुड़ रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका नाम होता है बच्चों सिल्वर क्लोराइड, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, और इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आशा करते हैं आप लोग आज की क्लास को समझ पाए हैं। तो बच्चों हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर क्लास आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करें तथा अपने मित्रों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और इसके बाद हमारी अगली क्लास होगी इसी टॉपिक पर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया को, अपचयन अभिक्रिया को तथा बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले इन सारे बिंदुओं पर आधारित बहुत ही जबरदस्त एकदम बोर्ड परीक्षा में आए हुए सवालों को। और वो क्लास आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण होने वाली है, इसके जैसी ही। तो आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, जुड़े रहेंगे जैमिल क्लासेस के साथ। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नई तैयारी के साथ, एक दमदार कंटेंट के साथ, जो परीक्षा में आपको 70 में 70 अंक अर्जित कराने में आपकी मदद करेगा। तो बने रहिए जैमिल क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।